हेलो दोस्तों, मैथ साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक साइंस की जिसका अध्याय है 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, यहां से स्टार्ट होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, इतना सारा आपने सब कुछ पढ़ लिया है। कार्बन पृथ्वी की भूपर्पटी पर कितना पाया जाता है, किन रूपों में पाया जाता है, कार्बन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो से ही इस चैप्टर की शुरुआत की थी। तो आज की इस वीडियो में उसी से अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आती है। ठीक है ना। तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, बनाना सीखना है आपको। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको कुछ नया करना है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और डेली वीडियो अटेंड कीजिए, डेली आप पढ़िए और डेली मेहनत कीजिए। ठीक है ना, तब जाकर के आपके 100 में 100 अंक आएंगे। ठीक है ना, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, 100 में 100 अंक है। लाने का तरीका क्या है कि चैप्टर के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन जाने कहां से आ जाए, फिर भी सिलेबस पूरा हो जाने के बाद मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो विशेषकर कमजोर छात्र हैं वो पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप पढ़ जाना, आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक H होता है, परंतु ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो ये आप क्लोरीन आयोडीन, जो आप ये तत्व के नाम है सुन रहे हैं, ये आपके द्विपरमाणविक होते हैं, यानी दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O2। तो देखिए H2 लिख लीजिए। H2 का मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन दो हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? दो। दोनों हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, H सिंगल बंद H। तो देखिए हाइड्रोजन, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसकी बाह्य कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब बनाते हैं तो इनके बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है ना, यानी सहसंयोजक बंध बनता है। कैसा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध के लिए बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना, वो ही प्रयोग होते हैं। तो देखिए ऐसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, एक गोला तो बना लेना है हाइड्रोजन का इस प्रकार से, ऐसे ही दूसरा गोला बना लेना है दूसरे हाइड्रोजन का। ठीक है ना। अब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप चाहे तो बिंदु से अंकित कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस से भी अंकित कर सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को। और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे और बंध बना लेते हैं। तो अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ऐसा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी बाह्य कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो ये तत्व क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या तो उत्कृष्ट गैस, जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो बाह्य कक्षा होती है उस बाह्य कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन सी है भैया? हीलियम है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसकी जो बाह्य कक्षा है के, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपनी जो बाह्य कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। तो इस हाइड्रोजन के पास बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास भी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया? कर लिया। अगर कोई और तत्व लिया जाए तो उसकी जो बाह्य कक्षा होगी, उसकी बाह्य कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जितने उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस है उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उतने होने चाहिए। अगर उतने नहीं हो रहे हैं तो उसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है ना। अगर आपसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनवाए तो आपको इस प्रकार से बना देनी है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है ना। O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो K कक्षा में चले जाएंगे और बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन L कक्षा में चले जाएंगे। तो इसकी जो बाह्य कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं? तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए O2 यानी ऑक्सीजन का गोला बना लेना है, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी अष्टक पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से एक गोला बनाना है और एक दूसरा गोला बना लेना है। ये भी ऑक्सीजन का है और ये भी ऑक्सीजन का है। तो ये जो ऑक्सीजन है कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे दोनों ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस जो ये ऑक्सीजन है इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। 2 इलेक्ट्रॉन तो साझेदारी में चले गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन इस समय और दर्शा दीजिए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने साझेदारी में दे दिए। ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन देखिए। इस ऑक्सीजन के लिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 4 ये रहे, साझेदारी के गिने जाएंगे तो कितने हो गए? 8। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। 2 ये रहे, 2 ये, 4 ये रहे, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आप चाहें तो इसे बिंदु की जगह पर क्रॉस से भी आप अंकित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कह रहा है। नाइट्रोजन तथा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए।
अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। चलिए बना देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हेडिंग डाल देंगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए इधर समझिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी आपको परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए भी आपको परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इसकी दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। इसके अंदर 2 ही कक्षाएं होंगी केवल, के और एल। ठीक है ना। तो इसकी जो बाह्य कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसे को अष्टक पूरा करना है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो ये नाइट्रोजन का परमाणु क्या करता है? दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु ढूंढता है। उसे दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा कर देते हैं। ठीक है ना। तो आपको 2 गोला बना लेने हैं नाइट्रोजन के। इस प्रकार से इसमें लिख देना है नाइट्रोजन, इसमें भी लिख देना है नाइट्रोजन। ठीक है ना। अब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। पता कैसे चला कि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे? बाह्य कक्षा या तो पूरी भरी होनी चाहिए, अगर पूरी भरी हुई नहीं है तो उसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी इसको। तो यहां से पता चलता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दीजिए भैया। तो देखिए 3-3 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर वाले 3 इलेक्ट्रॉन तो इस नाइट्रोजन के हैं और इधर वाले 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। ठीक है। 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो इस नाइट्रोजन की जो बाह्य कक्षा थी उस बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 5 में से 3 तो चले गए साझा करने के लिए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इस पर और अंकित कर दीजिए। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अंकित कर देने हैं। अब गिन लीजिए प्रत्येक नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्य कक्षा में? 6। तो ये रहे 2, ये रहे 8। ऐसे इस नाइट्रोजन के लिए 6 और 2 8। ठीक है ना। इस साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए गिने जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आपको मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो हेडिंग डाल देंगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको उसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। कार्बन का परमाणु 1 और इस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं 4। ठीक है ना। तो कार्बन को थोड़ा सा इधर समझ लो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में चले जाएंगे, बचेंगे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में चले जाएंगे। तो देखिए इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये कार्बन का परमाणु क्या करता है? ये हाइड्रोजन के परमाणु 4 लेता है। क्या लेता है? 4। तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। 1-1 का ही क्यों करता है?
क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है भाई एक कक्षा में। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहेंगे तो पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी उसकी बाह्य कक्षा को भरने के लिए बाह्य कक्षा केवल एक ही होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक ही कक्षा होगी, वही बाहर वाली होगी, वही पहली वाली होगी। तो उसकी कक्षा में पहली जो कक्षा है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसको पूरा भरने के लिए उस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। ठीक है ना? आगे समझ में, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का परमाणु 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो हाइड्रोजन की भी समस्या दूर हो जाएगी और कार्बन की भी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा गोला बनाना है कार्बन का, इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं इस प्रकार से। ठीक है ना? इन गोलाओं में हाइड्रोजन लिख देना है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो बिंदु से अंकित कर दो और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से अंकित कर दो, क्योंकि 2 अलग अलग तत्व हो गए ना, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एक के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु से अंकित कर दो, एक के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से अंकित कर दो। ऐसे ही ये हाइड्रोजन और ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे। ऐसे ही ये हाइड्रोजन और ये कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे, और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। ठीक है ना? हो गया। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 हो गए। देखिए 2 4 6 8। और इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है ना? आगे समझ में। अब थोड़ा सा यहाँ पर और एक्स्ट्रा ज्ञान ले लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो होती है ना, साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। क्या बनता है? बंध। उस बंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। तो आबंध अपन के 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल बंध, एक होता है डबल बंध, और एक होता है ट्रिपल बंध। ठीक है ना? त्रिबंध बोल लो या ट्रिपल बंध बोल लो इंग्लिश में। ठीक है ना? तो देखिए ये बनते कैसे हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बंध बनता है, एकल बंध बनता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर बनने वाला बंध कैसा है? एकल बंध है। कैसा है? एकल बंध। अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी। ऑक्सीजन के एक परमाणु ने ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विबंध बनेगा। क्या बनेगा? द्विबंध बनेगा। ठीक है ना? और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच त्रिबंध बनेगा। क्या बनेगा? त्रिबंध। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी, इसलिए इनके बीच जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा? त्रिबंध बनेगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन ट्रिपल बंध और एन। ठीक है ना? और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सिंगल बंध से, सी एच सी एच सी एच और सी एच। ठीक है ना? ये सिंगल बंध हो गया। डबल बंध पर लगाना है तो डबल बंध आपको इस प्रकार से लगाना होगा। ठीक है ना? आगे समझ में, ये ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तीसरा और चौथा। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछ भी दिए गए हैं, इसलिए आपको याद रहना अति आवश्यक है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है। यहाँ पर तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, आपसे अकेले में भी पूछ सकता है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो इन दोनों का एक ही उत्तर है, जो हमने अभी अभी जिसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी, मैथेन, CH4। ठीक है ना? मैथेन बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है। ठीक है ना?
तो इसका आंसर होगा आपका मेथेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। मेथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं, मेथेन गैस को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनके पूरे नाम आपको याद होना जरूरी है। सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम आप जानते भी होंगे, परंतु कुछ स्टूडेंट बहुत सारे हैं कुछ क्या जो सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम नहीं जानते। देखिए इंग्लिश में तो बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी का मतलब कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल और जी का मतलब गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये तो हो गया सीएनजी का पूरा नाम। अब एलपीजी का पूरा नाम देखिए, एलपीजी का पूरा नाम इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको, एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस। तो कैसे बोलेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आपका कंप्लीट होता है। याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, और एलपीजी का पूरा नाम इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन के अपर रूपों को समझाइए, ठीक है ना। कार्बन के अपर रूपों के बारे में कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन कौन से होते हैं, समझाइए, इनके गुण अंतर क्या होते हैं, समझाइए, ठीक है ना। तो हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ पढ़ेंगे। कार्बन के अपर रूपों को समझाइए, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक तो होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा और तीसरा होता है फुलरीन, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हीरा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फुलरीन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, आप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, ठीक है ना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो देखिए कार्बन विविध रूपों में पाया जाता है, लिख देना है, यहां पर लिख देना है कार्बन विविध रूपों में पाया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न लिखित हैं, ऐसे लिख दो, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, ठीक है। कार्बन विविध रूपों में पाया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो पहला अपर रूप उठाना है आपको हीरा, ठीक है ना, हेडिंग डाल देनी है हीरा। तो देखिए जो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन जो ये आपके होते हैं कार्बन के अपर रूप, इनमें जो आबंधन बनने का तरीका है उसी के आधार पर इनमें डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है ना। तो हीरा में क्या होता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। हीरे में क्या होता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है।
दृढ़ का मतलब मजबूत, त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल ज्यामिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम समतल पर नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति कौन कौन सी होती है, जैसे आपका मकान है, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है। एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति है जिनको हम समतल पर बना नहीं सकते, हम सिर्फ बना करके उनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, वो होती है आपकी त्रिआयामी ज्यामिति, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी अभी आपके लिए बोला है वही आपको लिख देना है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो लिख लिए हीरे के बारे में। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है। और एक बात और सुन लीजिए कि प्रकृति के अंदर जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं, उन सभी ज्ञात पदार्थों में से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये भी दर्शा दीजिए कि अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हीरा, ठीक है ना। अब इसकी संरचना बनानी आपसे आनी चाहिए। तो देखिए संरचना आपको कैसे बनानी है। तो देखिए हीरा की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति होती है, उसको हम समतल पर बना नहीं सकते, केवल उसको बना करके थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बिंदु अंकित करना है, ध्यान से देखना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बना लेना, ऐसे आप बिंदु अंकित कर देना, कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इधर बिंदु अंकित कर देना है और इधर भी बिंदु अंकित कर देना है, इधर बिंदु अंकित कर देना है, इधर बिंदु अंकित कर देना है, इधर कर देना है, इधर कर देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब इसको और जोड़ दीजिए अन्य कार्बन परमाणु से, ऐसे ही इसको भी जोड़ दीजिए अन्य कार्बन परमाणु से, अलग जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही इधर जोड़ दीजिए अलग कार्बन परमाणु से, इधर जोड़ दीजिए अलग कार्बन परमाणु से, इधर जोड़ दीजिए अलग कार्बन परमाणु से, ठीक है ना। और इधर और भी जोड़ सकते हैं आप। इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हैं, किसकी, हीरे की, ठीक है ना। हीरा जो होता है वो एक त्रिआयामी संरचना होती है उसकी, उसको समतल पर बना करके सिर पे कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी हीरा की संरचना। क्या हो गई, हीरा की संरचना।
जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट अपर रूप की तरफ। नेक्स्ट अपर रूप है इसका ग्रेफाइट। तो देखिए कार्बन का सेकेंड अपर रूप ग्रेफाइट आपके सामने है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, जिससे एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। कैसी संरचना प्राप्त होती है? षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। जो ये षटकोणीय जो तल होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, इस प्रकार से ठीक परत के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। तो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? चलो मैं लिख देता हूं जो मैंने बोला है। तो देखिए ग्रेफाइट के अंदर लिख दिया है जो मैंने अभी अभी बोला है। क्या है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिससे षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। कैसी संरचना प्राप्त होती है? षटकोणीय। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में जो ये षटकोणीय तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार परत के रूप में, ठीक है ना। ग्रेफाइट मुलायम होता है, धूसर रंग का होता है। कैसा होता है? धूसर रंग का होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पेंसिल, रूल, ठीक है ना। और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। अब इसकी संरचना देखिए, ग्रेफाइट की संरचना आपको बनानी कैसे है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से षटकोणीय आकृति बनानी है। क्या बनानी है? षटकोणीय आकृति। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। ऐसे बना लिया। अब इसके नीचे फिर और बना दीजिए, एक षटकोणीय आकृति और बना दीजिए, ठीक है। अब इधर बना दीजिए एक षटकोणीय आकृति। अब ऐसे ही आपको नीचे बना लेनी है आकृति, ठीक है ना। सेम टू सेम आकृति नीचे बना लेनी है ऐसी ही। तो इस प्रकार से आप बना लेना जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। मेरे को देखते जाना मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे ही आप भी को भी बनानी है आकृति, ठीक है। ऐसे 2 तल बना लिए। अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है? तो देखिए नीचे वाला बिंदु सबसे नीचे वाले बिंदु से जुड़ेगा, और ये बिंदु इससे जुड़ेगा नीचे वाले से, ये बीच वाले से जुड़ेगा, और ये इधर वाले जुड़ेगा, और ये ऊपर वाले जुड़ेगा, ठीक है ना। डॉट डॉट में आप जोड़ देना जैसे मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है। इससे जुड़ जाएगा ये, और ये आपका इससे जुड़ जाएगा, और ये आपका इससे जुड़ जाएगा, और ये आपका ऊपर वाले से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये बिंदु आपका इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इधर जोड़ना है आपको। ये नीचे वाला बिंदु है, ऊपर वाले तल का ये सबसे नीचे वाला बिंदु है, तो ये सबसे नीचे वाले बिंदु से जोड़ना है, ठीक है ना। ऐसे अब ये बिंदु इससे जुड़ जाएगा ऊपर वाले से, और ये बिंदु सबसे ऊपर वाले से जुड़ जाएगा ऐसे। और ये जो बिंदु है ये इस बिंदु से जोड़ देना है, और ये बिंदु इस ऊपर वाले बिंदु से जोड़ देना है। अब ऐसे इधर जोड़ देना है, ये नीचे वाला बिंदु नीचे वाले बिंदु से जोड़ना है, और ये ऊपर वाला बिंदु इस ऊपर वाले से जोड़ना है, और ये बिंदु आपका इससे जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप जो संरचना देख रहे हैं ये ग्रेफाइट की संरचना है। किसकी है? ग्रेफाइट की संरचना। इधर हमको लिख देना है ग्रेफाइट की संरचना, ठीक है ना। बस इतना ही काम करना है, इतना ही सीखना है आपको ग्रेफाइट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपर रूप की तरफ। नेक्स्ट अपर रूप है फुलरीन। क्या है? फुलरीन। तो देखिए कार्बन का अगला अपर रूप है फुलरीन, ठीक है ना। फुलरीन में ऐसा कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना है। तो देखिए जो फुलरीन होता है ये कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग होता है। क्या होता है? अन्य वर्ग होता है, ठीक है ना।
तो ये फ्लोरीन में सबसे पहले कार्बन साइट की पहचान की गई थी। इसकी पहचान की गई थी, कार्बन साइट की पहचान की गई थी। जिसमें जो कार्बन परमाणु हैं वो एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, बस आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्लोरीन में फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का, सबसे पहले लिखना है कि फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। क्या है? अन्य वर्ग है। ये लिख दिया, फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन साइट की पहचान की गई थी, तो वो लिख देना है। सबसे पहले कार्बन साइट, ऐसे लिखना, कार्बन साइट, ठीक है, कार्बन साइट की पहचान की गई थी, पहचान की गई थी, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो ये लिख देना है आपको। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। बस कंप्लीट हुआ आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन परमाणु, फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन साइट की पहचान की गई थी। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। अब इसका चित्र बनाना आपसे आना चाहिए। तो एक बात मैं बता देता हूं, वैसे मैं अलग से क्वेश्चन लिखाऊंगा कि ऐसे फ्लोरीन का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किटेस्ट बकमिंस्टर फुलर। तो उसी ने ऐसे कार्बन साइट की पहचान की थी, तो उसी के नाम के ऊपर ऐसे का नाम पड़ गया फ्लोरीन, ठीक है ना। बस अलग से क्वेश्चन लिखा दूंगा। अब इसकी संरचना बनाना सीख लीजिए। तो संरचना आपको बनानी कैसे है, इधर बना देता हूं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक पंचभुज वाली एक आकृति बनानी है, ऐसे ऐसे पंचभुज वाली एक आकृति बना लेंगे। अब इस प्रत्येक भुजा को यूज करते हुए आपको षटभुज आकृति बनानी है। तो इसके समांतर एक इधर खींच दीजिए और एक षटभुज आकृति बना दीजिए, ऐसे, ठीक है। इस भुजा से बना दी षटभुज आकृति। अब इस भुजा से बनाओ षटभुज आकृति, तो इसके समांतर खींच दो, ऐसे। अब इनको मिला दो और इधर मिला दो, ठीक है ना। अब इस भुजा से बना लो षटभुज आकृति, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब इस भुजा से बना लो षटभुज आकृति, बना ली। अब इतना काम करने के बाद एक भुजा और रह गई, इस भुजा के समांतर बनाओ, एक भुजा खींचो और इस प्रकार से मिलाना है, ठीक है ना। तो सभी भुजाओं से हमने एक षटभुज आकृति बना ली, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से इसके अंदर पंचभुज आकृति बनानी है। अब वो थोड़ा सा टेढ़ा करके बनानी है, ठीक है ना, ऐसे। बना ली। अब इसमें भी आपको वही कार्य करना है, प्रत्येक भुजा से आपको एक षटभुज आकृति बनानी है। तो इस भुजा से बना लो भाई,
एक षटभुज आकृति, ठीक है ना। और इस भुजा से बना लेनी है आपको एक षटभुज आकृति। ऐसे ही आपको इस भुजा से बना लेनी है षटभुज आकृति। ऐसे आपको इस भुजा से बना लेनी है षटभुज आकृति। और एक भुजा और रह गई, ये इससे भी बना लेनी है, ठीक है ना। सही नहीं बनी है। तो ये आकृति आप जो देख रहे हैं ये फुलरीन की है। किसकी है? फुलरीन की। फुलरीन की संरचना। तो एक बात बता देता हूं कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप बनाने का प्रयास करना, ठीक है ना। यानी पंचभुज आकृति बनानी है, फिर प्रत्येक भुजा से आपको एक षटभुज आकृति बनानी है, फिर बीच में भी आपको फिर एक टेढ़ा सा कर देना है पंचभुज आकृति। फिर पंचभुज आकृति बनाने के बाद प्रत्येक भुजा से आपको एक षटभुज आकृति बनानी है, ठीक है ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को लेकर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।